दोस्तों, बादशाह जंगल से एक बंदर को महल में ले आया। इसके बाद बंदर ने बादशाह की बेटी के साथ कुछ ऐसी हरकत की जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पुराने जमाने की बात है, किसी शहर में एक बादशाह की हुकूमत थी। वो बादशाह कोई सख्त दिल या जालिम हाकिम नहीं था, बल्कि उसका दिल मोम जैसा था। किसी पर जुल्म करना तो दूर, वो तो जुल्म होते हुए भी नहीं देख सकता था। उसने सजाओं का निजाम भी कुछ ऐसा बनाया था कि उसमें डर कम और इस्लाह ज्यादा थी। सजाएं बहुत ज्यादा हल्की थीं, लेकिन फिर भी हैरत की बात यह थी, उसकी सल्तनत में अमन और चैन कायम था। एक दफा का वाकया है। बादशाह अपने कुछ वजीरों और मसाहिबों को साथ लेकर सैर के लिए शहर से बाहर निकले। शहर की हद से निकलते निकलते जंगल का इलाका आ गया। हरियाली की चादर ओढ़े हुए दरख्त, पत्तों पर लरजती बूंदें और परिंदों की आवाजें किसी पुराने नगमे की तरह फैजा में घुली हुई थीं। वहीं जंगल के करीब एक खूबसूरत जगह पर डेरा डाल दिया गया। बादशाह का खैमा लगाया गया। इधर खेल तमाशों का सिलसिला शुरू हो गया और रसोइयों ने अपने हुनर का जौहर दिखाना शुरू किया। कबाबों की खुशबू, तंदूर की रोटियां, मीठे में जामुन और जलेबियां, यानी हर चीज थी जो शाही दस्तरखान को झेप देती है। जब खाना तैयार हुआ और दस्तरखान बिछाया गया, तो बादशाह ने एक अजीब मंजर देखा। सामने एक बड़ा सा दरख्त था। उसकी शाख पर एक बंदर बैठा हुआ था, लेकिन ये कोई मामूली बंदर नहीं था। न उसने किसी को तंग किया, न खाने की किसी चीज पर झपटा मारा। वो सिर्फ देख रहा था, गौर से, जैसे कुछ समझ रहा हो। उसकी आंखों में अजीब किस्म की ठहराव था और उसके रवैये में एक अजीब सी तहजीब थी। बादशाह ने मुस्कुराकर अपने खादिमों से कहा, इस बंदर के लिए भी थोड़ा खाना रख दो, कुछ फल वगैरह। हुक्म की देर थी। नौकरों ने कुछ आम, केले और कुछ रोटियां एक तरफ उस बंदर के सामने रख दी। बंदर बड़े इत्मीनान से नीचे उतरा। उसने कुछ भी फौरन खाने की कोशिश नहीं की। उसने पास पड़ी एक ठीकरी उठाई। वो मिट्टी की कोई गोल टुकड़ी थी और फिर उसमें कोई चीज से लिखना शुरू किया। सबकी निगाहें उस पर जमी थीं और फिर बंदर ने वो ठीकरी उठाई और बड़े तहजीब से बादशाह की तरफ बढ़ा दी। एक खादिम ने लेकर बादशाह को दी। ठीकरी पर लिखा था, मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा जैसे बादशाह सलामत के लिए दस्तरखान बिछा है, मेरे लिए भी ऐसा ही बिछाया जाए। जैसे बर्तनों में बादशाह को खाना पेश किया गया है, वैसे ही बर्तनों में मुझे भी पेश किया जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। बादशाह कुछ पल ठहर कर उस ठीकरी को पढ़ते रहे। फिर उनकी आंखों में हैरत और मुस्कुराहट एक साथ चमक उठी। उन्होंने धीमे से कहा, यह बंदर सिर्फ पढ़ना लिखना जानता है, बल्कि सोचने समझने की सलाहियत भी रखता है। बादशाह के दिल में अब वो बंदर सिर्फ एक जानवर नहीं रह गया था, बल्कि एक अनोखी शख्सियत की तरह उसकी दिलचस्पी का मरकज बन गया था। ये कोई आम तमाशा नहीं था। बादशाह को महसूस हो रहा था कि इस मखलूका में कोई गहराई है, एक सलीका, एक समझदारी जो बहुत कम इंसानों में भी देखने को मिलती है। उसने हुक्म दिया, जैसा हमारा दस्तरखान है वैसा ही इसके लिए भी लगाओ और खाना भी वही पेश करो जो हमें पेश किया गया है। अब बात महज मेहरबानी या उस पर तरस खाने की नहीं थी। ये दिलचस्पी थी, एक अजीब किस्म की चाहत थी कि इस राजदार बंदर को और जाना जाए, देखा जाए कि आखिर इसकी हदें कहाँ तक जाती हैं। हुक्म की तामील फौरन हुई। रेशमी दस्तरखान बिछाया गया, चांदी के बर्तन रखे गए, खाना वैसे ही तरतीब से सजाया गया जैसा बादशाह के लिए होता था। कबाब, पुलाव, रोटियां, मिठाइयां, मेवे, सब कुछ। बंदर इत्मीनान से दरख्त से नीचे उतरा। नौकरों ने जैसे किसी शहजादे की मेहमानी की जाती है, वैसे उसके हाथ धुलवाए। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि एक अलहदा सी तहजीब थी, जैसे वो ये सब कुछ पहले भी कर चुका हो, जैसे ये उसके लिए कोई अजनबी बात नहीं। फिर वो दस्तरखान पर बैठा, सीधा, सलीके से, और खाने लगा। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई बेतरतीबी। वो हर लुकमा सलीके से उठाता। खाने के बाद उसने फिर से हाथ धोए और फिर उसी ठहराव और सुकून के साथ वापस दरख्त की शाख पर जाकर बैठ गया, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। बादशाह अपनी जगह पर बैठा था और ये सब कुछ देखते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, हैरत, मोहब्बत और एक बच्चे जैसी दिलचस्पी का मेल। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल में सवाल थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि आसमान पर अचानक काले बादल छा गए।
जल्दी सामान समेटो। नौकरों ने हुक्म सुना और हड़कंप मच गया। बादशाह ने पलटकर दरख्त की तरफ देखा जहां वो बंदर अब भी इत्मीनान से बैठा था। एक टाट का टुकड़ा इस बंदर के पास भी रख दो, बादशाह ने कहा। कहीं ये बारिश में भीग ना जाए, लगता है किसी का पालतू बंदर है। नौकर जब टाट लेकर बंदर के पास पहुंचे तो उसने फिर वही पुराना अमल दोहराया। एक ठिकरी उठाई और कुछ लिखना शुरू कर दिया। नौकर वो ठिकरी लेकर बादशाह के पास आए। ठिकरी पर लिखा था, जैसा खेमा बादशाह सलामत के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए, वैसे ही बिस्तर और सामान हो, तब मैं आऊंगा। बादशाह ने ठिकरी पढ़कर गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ दिलचस्पी नहीं रह गई थी, ये तो जैसे एक इम्तिहान बन गया था। बिल्कुल वैसा ही खेमा लगाओ, बादशाह ने हुक्म दिया। कुछ ही देर में शाही खेमे जैसा ही एक और खैमा दरख्त के पास लगाया गया। बिस्तर बिछाया गया, मुलायम गद्दे रखे गए और अंदर का सामान भी उसी तर्ज पर तरतीब दिया गया। बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें अब तेज हो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही सब कुछ तैयार हुआ, बंदर दरख्त से उतरा और बड़ी तहजीब से खेमे के अंदर चला गया। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। जब तक बादशाह जंगल में रुका, बंदर हर बात में उस बादशाह की बराबरी की फरमाइश करता रहा। खाने में, बैठने में, सोने में, हर बात में। मगर जो हैरतंगेज बात थी वो ये कि बादशाह को गुस्सा नहीं आता था, ना ही वो इन बातों को हल्के में लेता, बल्कि उसके दिल को इस सब में लुत्फ आता था। वो इसे तफरीह कहकर मुस्कुरा देता था। जैसे ही रवाना होने का दिन आया, बादशाह को वापस महल लौटना था। उसने अपने खादिमों से कहा, जाओ इस बंदर से पूछो, क्या हमारे साथ चलेगा? नौकर बंदर के पास पहुंचे। उसने ठिकरी ली, कुछ लिखा और वापस पकड़ा दी। ठिकरी पर लिखा था, जैसा हाथी बादशाह सलामत की सवारी के लिए है वैसा ही मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाने को तैयार होऊंगा। बादशाह ने हंसते हुए ठिकरी पढ़ी। कुछ पल उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे किसी सोच में डूब गया हो। फिर धीमे से बोला, ये तो वाकई अच्छी तफरीह है, इसे साथ रखना चाहिए। इतना समझदार और पढ़ा लिखा बंदर तो फिर कहीं मिलेगा नहीं। और फिर हुक्म दिया, हमारी जैसी ही सवारी और तैयार करो और इस बंदर को भी साथ ले चलो। जिस तरह बंदर हाथी पर सवार होकर बादशाह के काफिले के साथ शहर में दाखिल हुआ, लोगों के चेहरों पर हैरत की लकीरें खिंच गईं। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग जमा थे। कोई छज्जे से झांक रहा था, कोई मीनारों से झुककर देख रहा था। अरे देखो, ये बंदर है या कोई वजीर? क्या चाल है इसकी, सीधा बैठा है जैसे कोई तालीम याफ्ता आदमी हो। बादशाह सलामत इसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, या फिर कोई मंतकड़ है इसमें? हर किसी की आंखों में हैरत थी और दिल में 100 सवाल। जब महल पहुंचा काफिला तो बादशाह ने हुक्म दिया, बंदर को बाहर नौकरों वाले मकानों में से एक में रखा जाए। कुछ देर तो बंदर वहां रहा, लेकिन अब उसे कलम और कागज भी मिल चुके थे और अब तो वो अपने हर जज्बे, हर इरादे को लफ्जों में ढालने लगा था। एक सुबह नौकर कागज लेकर बादशाह के पास पहुंचा। कागज पर साफ लिखा था, मैं यहां नहीं रहूंगा। जैसा महल बादशाह सलामत का है वैसा ही महल मेरे लिए भी तैयार किया जाए और वैसी ही सहूलतें मिलें, तभी मैं यहां रहूंगा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। बादशाह ने कागज पढ़ा, फिर कुछ देर सोचता रहा। उसे याद आया, उसका एक और महल था, शहर से थोड़ी दूरी पर। वो जहां गर्मियों में ठहरता था, एकदम सुकून भरी जगह, हरियाली और हवाओं से घिरी हुई। वही महल इस बंदर के लिए तैयार करो, उसने कहा, और वाकई उस महल को सजा दिया गया। पर्दे लगे, बिस्तर बिछे, बर्तन रखे गए, फनूस जलाए गए और वही सब सहूलतें जो बादशाह को हासिल थीं वहां भी मौजूद कर दी गईं। बंदर उसमें रहने लगा, मगर नौकरों के दिलों में चुभन सी रहने लगी। हम जानवरों की खिदमत करने के लिए थोड़ी रखे गए हैं। ये बंदर क्या कोई शहजादा है? कमाल है, हमसे भी ऊंची जिंदगी जी रहा है ये। हर किसी की जबान पर शिकवा था, मगर बादशाह का हुक्म मानना पड़ता था। इधर मलका, वो तो शुरू से ही इस बंदर के खिलाफ थी। उसकी आंखों में ये सब कुछ अजीब लगता था और दिल को खलिश होती थी। कहीं ये बदरूह तो नहीं, वो अक्सर कहती। किसी जिन्न की चाल तो नहीं। बादशाह सलामत, इस बंदर को छोड़ दीजिए जंगल में, इससे हमें नुकसान होगा। मगर बादशाह,
अब इस बंदर से मोहब्बत करने लगा था। एक अजीब किस्म की दोस्ती महसूस करता था। वो हर बात में उसकी सलाह लेने लगा था। और अब तो बंदर ने दरबार में भी बैठना शुरू कर दिया। हर रोज दरबार सजता, मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुकद्दमे लेकर आते और बंदर एक कोने में शांति से बैठा सब सुनता। कई बार ऐसा हुआ कि बादशाह कोई फैसला सुनाने ही वाला होता। तभी बंदर एकदम से आगे बढ़ता और बादशाह के हाथ से वो कागज ले लेता। फिर अपने हाथों से उसे फाड़ देता और नया फैसला लिखकर सामने रख देता। शुरू में तो बादशाह को गुस्सा आया, मगर जब उसने देखा कि बंदर के फैसले इंसाफ पर मबनी होते हैं तो उसने उसे अपना सलाहकार मान लिया। बंदर की सलाह से कई बेगुनाह सजा से महफूज रह गए और कई गुनहगार जो चालाकी से बच जाते वो भी पकड़े गए। धीरे धीरे हर अहम फैसले से पहले बादशाह बंदर को दिखाता और दरबारी भी इस अनोखी हकीकत के आदी हो चुके थे। अब उन्हें अजीब नहीं लगता था, बल्कि तसल्ली मिलती थी कि फैसले सही होंगे। मगर मलका, उसके दिल में जो शक था वो कम ना हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वो हर रात बादशाह से कहती, इस बंदर को कहीं भेज दीजिए, वरना एक दिन ये आपकी गद्दी भी छीन लेगा। हमारे यहां कोई बेटा भी नहीं है जो आपकी मदद कर सके। सोचिए, अगर ये बंदर ही तख्त पर बैठ गया तो क्या होगा। बादशाह ने बड़ी नरमी से मलका को समझाया, बेगम, अब ये मुमकिन नहीं। आप खुद देख रही हैं, ये कोई आम बंदर नहीं है। ये ऐसा बंदर है जो हमारी सल्तनत के लिए खजाना बन गया है। ना जाने कितनी बार इसने हमारी मदद की है, गलत फैसलों को रोका है। लेकिन मलका के दिल से ये शक और जलन मिट नहीं रही थी। वो हर पल ये सोचती, कहीं ये बंदर वाकई राजगद्दी की तरफ बढ़ तो नहीं रहा। फिर एक रोज मलका ने अपनी सोच को अंजाम देने का इरादा कर ही लिया। उसने रसोई में जाकर बंदर के लिए तयशुदा खाने में जहर मिला देने का हुक्म दिया। नौकरों ने चाहकर भी इनकार नहीं किया, बादशाह के डर से नहीं बल्कि मलका के असर से। मगर उसी दिन जब खाना बंदर के सामने आया, उसने बस देखा और हाथ नहीं लगाया। फिर उसने एक कागज निकाला, कुछ लिखा और नौकर को पकड़ा दिया। नौकर कांपते हुए वो पर्चा लेकर बादशाह के पास पहुंचा। पर्चे में लिखा था, मुझे मारने की कोशिश की गई है। ये कोशिश आपको और आपके पूरे खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह के चेहरे पर ताज्जुब, गुस्सा और फिक्र तीनों एक साथ उभर आए। कौन था जिसने ये हरकत की? बादशाह गरज उठा। हर तरफ सन्नाटा। नौकर कांप रहे थे, कुछ बोले नहीं। मगर थोड़ी ही देर में बादशाह को सारी बात समझ आ गई और उसका चेहरा मलका की तरफ पलट गया। बेगम, ये कैसी हिमाकत की आपने? उसने कहा, आप जानती हैं, अगर आज बंदर ने खाना खा लिया होता तो क्या होता। मलका ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन झुका ली। लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे के बजाय एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे हार मानना उसे मंजूर न था। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, आइंदा अगर कोई ऐसी नासमझी की तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मलका अंदर ही अंदर जलती रही। उसकी आंखों में अब बंदर के लिए नफरत और भी गहरी हो गई थी। इधर महल की रौनक में एक और नाम जुड़ने वाला था, बादशाह की इकलौती और बेहद प्यारी बेटी का। शहजादी की उम्र भी अब उस मोड़ पर थी जहां दिल जिज्ञासा और ख्वाबों से भरा रहता है। उसने भी बंदर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। अक्लमंद, तहजीबदार, पढ़ा लिखा, और अब तो दरबार में भी उसकी इज्जत थी। उसे भी एक तजस्सुस हुआ, आखिर है कौन ये बंदर। एक दिन ऐसा हुआ, बंदर दरबार से निकलकर अपने महल की तरफ रवाना हो रहा था। रास्ते में शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। पर्दे के पीछे से उसे देखने लगी। जैसे ही बंदर की नजर शहजादी पर पड़ी, वो ठिठक गया। कुछ लम्हों तक दोनों की निगाहें टकराईं। बंदर का चेहरा बिल्कुल खामोश था, मगर उसकी आंखों में कुछ था जो शहजादी को घबरा गया। डर के मारे वो दौड़ती हुई अपने महल में चली गई। उस रात शहजादी देर तक परेशान रही। अगली सुबह जब वो बन संवर कर आईने में देख रही थी तो अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे आईने के पीछे बंदर का चेहरा झांक रहा है। घबराकर उसने आईना नीचे गिरा दिया। सांसें तेज हो गईं, दिल बेतरतीब धड़कने लगा। कई दिन तक वो बीमार पड़ी रही। बुखार, डर, बेचैनी, और उन दिनों में बंदर भी नदारद रहा, जैसे जानता हो कि उसकी मौजूदगी से परेशानी हो रही है। मगर जैसे ही शहजादी ठीक हुई,
फिर एक रोज बंदर आ गया। इस बार वो अपने हाथ में एक पर्चा लेकर आया था। बिल्कुल खामोशी से और बड़ी नरमी से उसने वो पर्चा शहजादी की हथेली में रख दिया। पर्चे पर लिखा था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। ये देखकर शहजादी के दिल में अब एक नया एहसास जागने लगा था। डर की जगह अब ताज्जुब, और ताज्जुब की जगह एक तरह की हमदर्दी ले रही थी। वो सोचती, ये कोई मामूली जानवर नहीं है, ये तो किसी शरीफ, पढ़े लिखे और तहजीब वाले इंसान से भी ज्यादा काबिल लगता है। हमारे अब्बा, इतने बड़े बादशाह, अगर इसे अपना मुशीर मानते हैं तो ये यूं ही नहीं होगा। इसने हमें बार बार बचाया है। धीरे धीरे शहजादी का दिल अब उस एहसास की तरफ बढ़ रहा था जो नामालूम था लेकिन गहराई से भरा था। अब शहजादी को बंदर से कोई डर नहीं रहा था। वो अक्सर उसके कमरे में आता, बस थोड़ी देर ठहरता, उसे एकटक देखता और फिर बिना कुछ कहे चला जाता। शहजादी का दिल अब उसे अजनबी नहीं लगता था। वो बस इतना जानती थी कि इस बंदर के दिल में कोई फसाना छुपा है, कोई गम, कोई राज। मगर ये बात धीरे धीरे महल की दीवारों से होती हुई मलका के कानों तक पहुंच गई। जैसे ही मलका को यह मालूम हुआ, उसके तो होश उड़ गए। वो बौखला गई, जैसे किसी ने उसके दिल की सबसे बड़ी फिक्र को हकीकत का जामा पहना दिया हो। उसने पूरे महल में तूफान मचा दिया। बंदर को बुरा भला कहा, गालियां दी और सारा महल सिर पर उठा लिया। गुस्से में भरी मलका सीधी बादशाह के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में शिकायत और साजिश दोनों। बादशाह सलामत, ये तो हद हो गई। आपका वो चहेता बंदर अब आपकी बेटी के पीछे पड़ा है। या तो उसे महल से निकाल दीजिए या फिर मैं जहर खा लूंगी। मैं अब तंग आ गई हूं। मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बादशाह, जो अब तक उस बंदर की काबिलियत से मुतासिर और महफूज था, कुछ देर चुप रहा। फिर उसने शहजादी को बुलाया। शहजादी आई, आंखें झुकी हुईं लेकिन आवाज साफ और सच्ची। बादशाह ने पूछा, बेटी, क्या बंदर तुम्हें परेशान करता है? शहजादी ने बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ सच सच बता दिया। अब्बा जान, पहले तो वाकई मुझे उससे डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। अब तो मुझे उससे हमदर्दी होने लगी है। पता नहीं कौन है, कहां से आया है, किस मुसीबत में है, लेकिन इतना जरूर जानती हूं, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसे इत्मीनान हुआ कि उसकी बेटी महफूज है। लेकिन एक बाप होने के नाते और एक बादशाह होने के नाते उसे ये बात पसंद नहीं आई कि एक बंदर, चाहे जितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, यूं शहजादी के कमरे में आए जाए। अगले दिन बादशाह ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है इस बंदर से खुलकर बात करने का। वो अपने सिपह सालारों के साथ बंदर के महल पहुंचा। बंदर बाग में चहलकदमी कर रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और बंदर का चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून। बादशाह ने उसे पास बुलाया और सीधे कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन तुम जानते हो, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें वो दर्जा दिया है जो शायद जानवर को कभी न मिला हो। तुम मेरे बराबर के बर्ताव के हकदार बने। तुमने मेरी सल्तनत को कई बार बचाया, लेकिन अब तुमने मेरी बेटी की तरफ रुख किया है। ये मुझे गवारा नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, इस हरकत से बाज आ जाओ। बादशाह की आवाज में हुकूमत थी, लेकिन लहजा अब भी नरम था। वो समझ रहा था, ये मामूली मसला नहीं है। अब नजरें बंदर पर थीं, क्या जवाब देगा वो? बंदर ने जब देखा कि बादशाह वाकई नाराज है, तो वो फौरन महल की ओर लपका और कागज कलम उठाकर कुछ लिखने बैठ गया। कुछ ही लम्हों में उसने बादशाह को पर्चा थमा दिया। पर्चे में लिखा था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। यकीन रखिए, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। वो कभी किसी बात की शिकायत नहीं करेगी। बादशाह के तो जैसे पांव तले जमीन खिसक गई। उसकी प्यारी, नाजों में पली शहजादी और ये बंदर? वो गुस्से और हैरत के मिले जुले तूफान में डूब गया। उसने झट से कहा, ऐसा मेरी जिंदगी में तो हरगिज नहीं हो सकता। उसकी आवाज गूंजती हुई बाग में फैल गई। लेकिन जैसे ही ये अल्फाज बंदर ने सुने, उसने फुर्ती से बादशाह की कमर से तलवार खींच ली और सामने तान दी। दूसरे हाथ में कागज पकड़ा, फिर फुर्ती से कुछ लिखा। अगर आपकी जिंदगी में यह मुमकिन नहीं,
तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। मैं आपका एहसानमंद हूं। आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, लेकिन आज मेरे और मेरी मोहब्बत के बीच जो खड़ा है वो आप हैं। बादशाह अब खुद को मौत के मुहाने पर महसूस कर रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचकर जवाब दूंगा। बंदर ने तलवार वापस रख दी और चुपचाप अपने महल की तरफ लौट गया। बादशाह महल लौटा, लेकिन अब वो नहीं रहा। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। दिल में तूफान था। एक तरफ फूल जैसी बेटी, दूसरी तरफ तलवार की धार पर लटकती अपनी जान। बेगम से कुछ न कहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ये बात बताई तो महल नहीं, पूरा शहर सर पर उठा लेगी। पूरी रात बादशाह महल की छत पर टहलता रहा, सितारों की छांव में, चुपचाप, जैसे कोई फैसला उसके दिल से लड़ रहा हो। सुबह की पहली किरण के साथ बादशाह ने दिल में एक बात ठान ली, मैं अपनी बेटी की शादी उस बंदर से नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अपने आखिरी फैसले की नीयत के साथ वो अपनी प्यारी बेटी के पास गया। शहजादी उसे देखकर चौंक गई। आज अब्बा जान की आंखों में उदासी थी और लहजे में अजनबीपन। बादशाह ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, बेटी, अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो हिम्मत से काम लेना, अपनी मां को सहारा देना और सल्तनत के काम संभालना। जो लोग वफादार हैं उनका ख्याल रखना, और जो मक्कार हैं उनसे दूर रहना। शहजादी की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, अब्बा जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका साया मेरे सर पर लंबे अरसे तक रहे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज का दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। बादशाह शहजादी से कहने लगा, बेटी, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है, या तो शादी कर दो या फिर तलवार से मेरी गर्दन उतार देगा। और बेटी, तुम्हारी माँ उसे कई बार मरवाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। चालाक है, तेज है और खतरनाक भी। बादशाह की आंखों में मौत का खौफ था, लेकिन शहजादी की आंखों में कुछ और था, हौसला। उसने कहा, अब्बा जान, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं। आप इस सल्तनत के बादशाह हैं। आप जाकर बंदर को हां कह दीजिए। बादशाह ने हैरत से बेटी को देखा। वो समझ नहीं पा रहा था, ये वही नाजों में पली लड़की है या अब कोई और। शहजादी ने बहुत समझाया। आखिरकार बादशाह ने थकी हुई आवाज में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं उससे कह दूंगा। बंदर को जाकर जब बादशाह ने अपनी रजामंदी सुनाई तो वो मुस्कुराया। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। इस खबर ने जैसे महल को हिला दिया। जब ये बात मलका के कानों में पड़ी, उसने तो आसमान सर पर उठा लिया। बंदर से बेटी की शादी? ये हरगिज नहीं। मैं जहर खा लूंगी, मैं खुद को आग लगा लूंगी। वो चीखी, रोई, बाल नोचे, लेकिन जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। निकाह का दिन आया। बादशाह ने मलका को एक कमरे में बंद कर दिया। काजी आया, निकाह पढ़ाया और चला गया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। जब मलका को कमरे से निकाला गया तो उसने सारा महल सिर पर उठा लिया। कैसे बाप हो तुम? क्या मेरी बेटी किसी बंदर के साथ जिएगी अब? ये कैसा इंसाफ है? लेकिन अब क्या हो सकता था? अगले दिन शहजादी अपने बाप के महल में आई तो मुस्कुराती हुई। चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि रोशनी थी, इत्मीनान था। मलका ने उसे देखा तो रोने के लिए बाहें फैलाईं, लेकिन शहजादी ने हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं। जो होना था हो गया और मैं बहुत खुश हूं। मलका तो जैसे कुछ समझ ही नहीं सकी। क्या कहा? तू उस बंदर के साथ खुश है? ये कैसे मुमकिन है? शहजादी मुस्कुराई और धीरे से बोली, अम्मा, हर चीज को उसकी शक्ल से मत तौलो, दिल से देखो, समझ से सोचो। अब शहजादी दिन में अपने बाप के पास आती और शाम ढलते ही अपने महल लौट जाती। उसकी चाल में ठहराव था, चेहरे पर चमक और बातों में तसल्ली। बादशाह ने जब बेटी को इतना खुश देखा तो उसके दिल से जैसे भारी बोझ उतर गया। लेकिन मलका, उसका शक, उसकी बेचैनी अब भी बाकी थी। आखिर ये माजरा है क्या? कौन है ये बंदर? और मेरी बेटी इसके साथ कैसे खुश है? रात का वक्त था। महल की दीवारें नींद में डूबी हुई थीं। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन मलका की आंखों में नींद कहाँ थी। उसकी बेटी हर शाम बंदर के महल से मुस्कुराती लौटती थी। इतनी खुशी,
इतना सुकून। मलका को चैन नहीं पड़ता था। वो सोचती रहती, क्या माजरा है? आखिर उसकी बेटी बंदर के साथ इतनी मुतमिन कैसे हो सकती है? उसे शक हो गया था कि जरूर कोई रहस्यमयी बात है, कोई छुपा हुआ भेद है जो उससे छुपाया जा रहा है। उस रात मलका ने एक फैसला कर लिया। उसने अपनी एक नौकरानी की चादर ली, सर से पांव तक लिपटी और चुपचाप निकल पड़ी, बिना किसी को खबर दिए। वो दबे पांव बंदर के महल की तरफ चल पड़ी। उस रात किस्मत का खेल अजीब था। वो दरवाजा जो हर रात बंद होता था, उस रात किसी वजह से खुला रह गया था। मलका के लिए जैसे रास्ता खुद ब खुद बनता गया। वो अंदर दाखिल हुई और शहजादी की ख्वाबगाह के दरवाजे के पास पहुंची। अंदर से हंसी और बातों की आवाजें आ रही थीं, और उनमें से एक जवान मर्द की आवाज भी थी। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। क्या उसकी बेटी ने किसी गैर मर्द को अपने कमरे में रखा है? क्या ये कोई धोखा है या कोई चाल? जिज्ञासा ने उसे रोका नहीं। उसने धीरे से दरवाजे के ताले की सुराख से झांका, और वहां जो देखा, उसकी आंखें फैल गईं। शहजादी पलंग पर बैठी थी, और उसके साथ था एक हसीन, रोशन चेहरा लिए नौजवान शहजादा। न वो बंदर था, न कोई जंगली जानवर, बल्कि शहजादी के साथ एक ऐसा शख्स था जो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, दिलों में सुकून था। मलका के लिए ये किसी तूफान से कम नहीं था। तो ये है असल माजरा? कोई जादूगरी है ये या धोखा? मेरी बेटी बंदर के साथ नहीं, इस नौजवान के साथ रहती है। मलका ने निगाहें हटाईं और पलटने लगी। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी बंदर की मोटी अजीब सी खाल पर जा टिकी। वो खाल जैसे अधूरी सी जान लिए वहां पड़ी थी, और उसके दिल में एक ख्याल आया। जब ये इतना खूबसूरत है, तो ये बंदर की खाल पहनता ही क्यों है? शायद अगर ये खाल जला दी जाए तो हमेशा के लिए इसका ये रूप खत्म हो जाएगा। फिर ये हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा, और फिर मेरी बेटी इस धोखे से आजाद हो जाएगी। उसके अंदर की मां ने नहीं, उसके अंदर की घबराई मलका ने यह सोच लिया। वो खाल उठा लाई और महल में आकर उसे आग के हवाले कर दिया। उधर खाल जलने लगी, इधर बंदर का असली रूप, वो शहजादा, तड़पने लगा। बचाओ, बचाओ! वो चिल्लाया। जिस्म जल रहा था, धुएं में लिपटी उसकी आवाज महल में गूंज रही थी। वो भागता हुआ कमरे से बाहर निकला और तेज रफ्तार से भागा और कहीं गायब हो गया। शहजादी हड़बड़ाकर जागी। उसने हर तरफ देखा, उसको कहीं खाल ना दिखी, और फिर वो दौड़ती हुई महल की तरफ गई। वहां उसने देखा, वो खाल जल रही थी। उसकी आंखें फटी रह गईं, दिल थम गया, और जुबान से बस इतना निकला, हाय अम्मी जान, ये क्या कर दिया आपने? शहजादी आग बुझाने लगी, राख बटोरने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे समझते देर न लगी, ये सब उसकी मां की करनी थी। मां, मैंने आपसे क्या कहा था? आपसे तो सिर्फ इतना कहा था कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लेकिन आपको मेरी खुशी हजम नहीं हुई। अब खुश हैं आप? मेरा सब कुछ चला गया। मलका शर्मिंदा सी खड़ी थी, आंखें झुकी हुई थीं। बेटी, मुझे क्या पता था? मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी। लेकिन अब क्या बचा था? बादशाह को जब सारी बात का पता चला, उसने हर तरफ घोड़े दौड़ाए, तलाशी करवाई, जंगल छान मारा, शहरों में सिपाही भेजे, लेकिन उस शहजादे की कोई खबर न मिली। शहजादी, जो कभी बहारों की तरह महकती थी, अब पतझड़ जैसी हो गई थी। न खाती थी, न पीती थी, न हंसती थी, न बोलती थी। बस उस खिड़की को देखती रहती थी जहां से कभी वो शहजादा आता था। कुछ दिन इसी गांव और वीरानी में बीत गए। हर सुबह शहजादी की आंखें आंसुओं से भीगी होतीं, और हर रात दिल में वही सूरत लिए सोती, उसका वो शहजादा जो अब कहीं नहीं था। लेकिन एक दिन, बस यूं ही, उसने ठान लिया, अब और नहीं, अब मैं अपने शहजादे को ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठूंगी। वो महल से निकली, आम से कपड़े पहने, गहने उतार दिए, शहजादी की पहचान छोड़ दी, और चल पड़ी एक मुसाफिर बनकर। जंगल जंगल, सहरा सहरा, नदियां, पहाड़, कांटे, धूप, सब सहती चली गई। कभी पैरों में छाले पड़ते, कभी भूख से बेहाल हो जाती, तो कभी किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर सिर्फ उसका नाम लेती, और फिर से उठ जाती। रंग रूप मुरझा गया था, चेहरे की चमक जैसे उदासी की राख में दब गई थी।
एक रात वो एक घने जंगल में थी। थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। आसमान पर चांद था और आसपास सिर्फ सन्नाटा। उसी पेड़ की ऊंचाई पर दो चकोर बैठे थे, एक नर और एक मादा। उनके पंख चांदनी में चमक रहे थे और उनकी आवाजें बड़ी मीठी थीं। आपको बता दें कि चकोर और चकोरी एक तरफ के परिंदे होते हैं। शहजादी बेसुध सी बैठी थी, लेकिन वो बातें सुन रही थीं। चकोरी ने पूछा, क्या बात है चकोरे, आज तुम इतने खामोश क्यों हो? चकोर बोला, क्या बताऊं चकोरी, मेरा दिल बहुत दुखी है। यहां से पूरब की ओर एक शहर है, वहां का शहजादा बहुत बीमार है। उसका सारा जिस्म जला हुआ है, ना वो चैन से बैठ सकता है ना सो सकता है। हर हकीम ने जवाब दे दिया है, किसी दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा। चकोरी को हैरानी हुई, ये क्या हुआ शहजादे को? चकोर ने गहरी सांस लेकर कहा, किसी ने उस पर जुल्म किया था। वो किसी आग में झुलस गया। जान तो बच गई, लेकिन सारा बदन जख्मों से भर गया है। अब तो बस मौत ही उसका इंतजार कर रही है। चकोरी बोली, तो क्या कोई इलाज नहीं बचा? चकोर कुछ सोचकर बोला, इलाज है, लेकिन मुश्किल। अगर हमारी बीट को इकट्ठा करके संदल के साथ पीसकर 40 दिन सुबह शाम शहजादे के जख्मों पर लगाई जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। शहजादी की रूह कांप गई। उसे यकीन हो गया, ये बात उसी के शहजादे की है। सुबह होते ही चकोर और चकोरी उड़ गए, लेकिन शहजादी वहीं बैठी रही और पेड़ के नीचे सारी रात पड़ी उनकी बीट इकट्ठा करती रही। अब शहजादी ने एक तबीब का भेष बनाया, चेहरे पर घूंघट, हाथ में दवा की पोटली, और चल पड़ी पूरब की ओर। कई दिन और कई रातें चलती रहीं और आखिरकार एक शानदार शहर दिखाई दिया। शहर बेहद खूबसूरत था, ऊंची इमारतें, साफ सड़कों पर रेशमी चादर सी धूप, लेकिन हर तरफ गम का साया था। लोग चुप थे, दुकानों पर कोई चहल पहल नहीं थी। औरतें आंखों में आंसू लिए चलती थीं, बच्चे भी खेलना भूल चुके थे। शहजादी ने एक बुजुर्ग से पूछा, ऐ बाबा, ये शहर इतना गमगीन क्यों है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, हम सबका चिराग बुझने वाला है। हमारा शहजादा मौत के करीब है। कोई दवा असर नहीं कर रही, उसका चेहरा तक अब हमसे देखा नहीं जाता। शहजादी ने आंखें मूंद लीं। शहजादी ने अपनी जांबाजी और दिलेरी का एक और सबूत देते हुए सबसे पहले शहर के बाजार का रुख किया। छुपते छुपाते, अपनी असली पहचान छुपाकर उसने वहां से संदल खरीदी, दवाइयां पीसने के लिए एक खरल ली और बाकी जरूरी चीजें भी अपने थैले में भर लीं। अब उसे सिर्फ एक रास्ता सूझता था, शाही महल। उसने साहस भरा और सीधा वहां पहुंच गई। शाही महल के दरवाजे पर तैनात पहरेदार को देखकर बोली, हिमालय की पहाड़ियों से एक फकीर तबीब आया है, बादशाह के बेटे का इलाज कर सकता है। पहरेदार को आवाज कुछ अजीब लगी, लेकिन बात चमत्कारी थी। वो दौड़ता हुआ अंदर गया और बादशाह को ये खबर सुनाई। बादशाह इस कदर गम में डूब चुका था कि अब उसे हर उम्मीद में इलाज नजर आता था। वो फौरन बोला, बुलाओ उसे, अब तो बस कोई ऐसा ही तबीब बचा सकता है मेरे बेटे को। जब शहजादी, जो अब एक नौजवान हकीम के भेष में थी, अंदर पहुंची तो बादशाह ने उसकी ओर शंका भरी निगाहों से देखा। तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है बेटे, और बड़े बड़े तबीब हार चुके हैं, तुम क्या कर लोगे? शहजादी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक न हुआ तो मेरी सजा वही होगी जो चोर की होती है। बादशाह उसकी हिम्मत और भरोसे से मुतासिर हुआ और तुरंत हुक्म दे दिया कि इस तबीब को शहजादे के पास वाले कमरे में ठहराया जाए। जब शहजादी पहली बार अपने घायल शहजादे के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। उसका चेहरा सफेद था, जख्मों से उसका बदन ढका हुआ था और वो तड़पता हुआ सांसें ले रहा था। शहजादी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके और चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। अब उसने वो नुस्खा तैयार करना शुरू किया। संदल और चकोर चकोरी की बीट को खरल में पीसकर एक गाढ़ा लेप बनाया। हर बार में उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीद और उसका यकीन मिला हुआ था। उसने पहले सारे जख्मों को साफ किया, फिर बड़ी नरमी के साथ वो लेप शहजादे के जिस्म पर लगाना शुरू किया। शहजादा दर्द से कराह रहा था, लेकिन जब लेप लगा तो उसे सुकून का एहसास हुआ, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके जख्मों पर मरहम रखा हो। वो नर्म ठंडक उसके बदन में उतरने लगी और जाने कितने दिनों बाद उसकी आंख लग गई।
जब बादशाह को यह खबर मिली, बादशाह सलामत, शहजादे की आज नींद लगी है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फौरन हुक्म दिया, इस तबीब की हर जरूरत का ख्याल रखा जाए। अब शहजादी ने रात दिन का फर्क मिटा दिया। हर रोज सुबह शाम जख्मों की सफाई, ताजा लेप लगाना और हल्की लेकिन ताकतवर गिजा, सब कुछ उसी ने संभाल लिया। शहजादे की हालत में तेजी से सुधार आने लगा। पहले वो करवट बदलने लगा, फिर आसपास की चीजों को पहचानने लगा। एक दिन उसने यूं ही देखा उस तबीब की आंखों में, और कुछ पहचाना सा लगा। कहीं मैंने इसे पहले देखा है, लेकिन चेहरा छुपा था, दाढ़ी थी, पगड़ी थी, और तबीब बहुत कम बोलता था। शहजादे ने मन में सोचा, शायद मेरा वहम है। 1 महीना बीत गया। अब शहजादे के जख्म लगभग भर चुके थे, बस उसकी झुलसी हुई जिल्द को तरोताजा होने था। लेकिन शहजादी को यकीन था, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कोई भी जख्म ऐसा नहीं जो न भर सके। 40 दिनों की मेहनत, तीमारदारी और मोहब्बत का सफर आखिर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। शहजादी ने आखिरी दिन भी उतनी ही लगन और सलीके से शहजादे के जख्मों पर वो मरहम लगाया। लेकिन आज उसका दिल भारी था। उसने बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे, अपने कमरे से चुपचाप अपना सामान समेटा। बस जाते वक्त शहजादे से एक चीज ली, उसकी अंगूठी। मुझे ये निशानी चाहिए, तुम्हारी याद के नाम। शहजादा उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया, शायद थका हुआ था, शायद कुछ कह नहीं पाया। और उसी शाम वो शख्स जिसे सब तबीब समझते थे, जिसने शहजादे का इलाज किया था, वो चला गया। उधर महल में चिरागां की तैयारी हो रही थी। सेहतमंद शहजादा देख सबके चेहरे फिर से खिल उठे थे। लेकिन एक सवाल सबके दिल में था, वो फकीर तबीब कहाँ चला गया? बादशाह तक भी खबर पहुंची। वो खुद भी हैरान था कि ऐसा खामोश शख्स आया, बिना कुछ लिए, बिना कुछ कहे इलाज कर गया, और अब कहीं नहीं। शहजादा जब पूरी तरह ठीक हो गया और खुद को फिर से शीशे में देखा, तो वो एक पल के लिए चौंक गया। वो बंदर की खाल, वो अजीब सा रूप, सब अब पीछे छूट चुका था। अब वो एक राजसी, हसीन, जवान शहजादा था। वो शख्स जो किसी कहानी का हीरो लगता हो, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक तड़प थी। वो अपनी दुल्हन, अपनी मोहब्बत, अपनी जान से प्यारी बीवी को याद करता था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी हालत की वजह भले उसकी सांस हो, मगर उसकी बीवी की मोहब्बत उससे कम न थी। एक दिन वो अपने बाप से इजाजत लेकर शिकार पर जाने के बहाने सीधे उस शहर की तरफ निकल गया जहां उसकी रुखसती हुई थी। अब वो बंदर नहीं था, बल्कि एक शाही लिबास में, तेज रोशनी में चमकता शहजादा था। साथ में थी एक छोटी सी शाही टुकड़ी, शिकार के नाम पर, असल में मोहब्बत की तलाश में। महल पहुंचा तो दरबानों ने बड़ी अदब से उसे सलाम किया। उसके रुतबे से समझ गए कि कोई बड़ा शहजादा है। वो अंदर बिठाया गया और तुरंत बादशाह को खबर की गई। बादशाह खुद उसे देखने आया। थका हारा, गमों में डूबा वो बूढ़ा शहंशाह अब भी अपनी बेटी की याद में जिया करता था। शहजादे को देख वो रुका, देखा, फिर धीरे से कहा, बेटा, तुम कौन हो? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शहजादे ने बड़ी नरमी से अदब से कहा, आप भले मुझे न पहचाने बादशाह सलामत, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। मैं वही बंदर हूं जिसे आपने अपनी बेटी से ब्याह दिया था, जिसे आपने अपनी जान का खतरा लेकर भी अपनाया था। यह सुनकर बादशाह की आंखें भर आईं। उसने कई बार उस हसीन शहजादे को देखा। तू तू वो बंदर। उसकी आवाज कांपने लगी। शहजादा मुस्कुराया और बोला, आपको सब कुछ बताऊंगा बाद में, लेकिन क्या अब मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूं? बादशाह ने रुकते हुए कहा, वो आज भी उसी महल में रहती है जहां तुम रहा करते थे, शायद अब भी उसी कमरे में, अकेली। अब शहजादा ठहरा नहीं। बादशाह को वहीं छोड़कर वो सीधे उस पुराने महल की ओर निकल पड़ा, जहां उसकी खूबसूरत बीवी थी, उसकी महबूबा थी, जहां अब भी शायद कोई हर रात आहें भरता था। शहजादी उस पुराने सुनसान महल में बैठी थी। वो महल अब वीरान था। कभी हंसी, चहचहाहट और प्यार से भरा रहने वाला वो कमरा अब खामोशी का गहवारा बना हुआ था। फूल सा चेहरा अब मुरझा गया था। आंखों के नीचे काले गहरे साए थे। न नींद थी, न सुकून। वो बस हर दिन इसी उम्मीद में उठती कि शायद आज वो लौट आए। और फिर वो लौटा। दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। वो चौंकी। सामने वहीं खड़ा था,
उसकी मोहब्बत, उसका दूल्हा, उसका बंदर शहजादा। पहले उसे यकीन नहीं आया, उसे लगा कोई ख्वाब है। शहजादा मुस्कुराया और धीरे से कहा, हाँ शहजादी, ये मैं ही हूं। तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहां खींच लाई। तुम्हारी मां ने तो मुझे मार ही डाला था, लेकिन मैं बच गया। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कंपाती आवाज में पूछा, फिर आप बचे कैसे? कौन आया आपके इलाज को? शहजादे ने गहरी सांस लेकर बताया, एक फकीर सा तबीब आया, जिसने बिना किसी इनाम के 40 दिन तक मेरी देखभाल की, मेरी जान बचाई और फिर चुपचाप चला गया। बस जाते जाते मेरी अंगूठी मांग ली थी। शहजादी ने कांपते हुए हाथों से वो अंगूठी निकाली और दिखाते हुए कहा, क्या यही थी? शहजादा हैरान रह गया। हाँ, मगर ये तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी की आंखों में आंसुओं के मोती थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो तबीब मैं ही थी। शहजादे के चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर वो चीख पड़ा, क्या? तुमने मेरी जान बचाई और मुझे बताया भी नहीं? शहजादी ने सब कुछ बता डाला, चकोरा चकोरी की बात, जंगल, सफर, तबीब का भेस, हर रात की दवाई, हर आंसू, हर कोशिश। वो कपड़े भी दिखाए जो उसने पहने थे। शहजादा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने शहजादी के हाथ थाम लिए और कहा, मैं कितना खुशनसीब हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। मैं तुम्हारा ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। शहजादी ने कहा, मेरी मां की नीयत भी बुरी नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि अगर वो खाल जला दें तो तुम हमेशा इंसान रहोगे और मुझे कभी गम नहीं होगा। उन्हें क्या पता था कि... शहजादा धीरे से बोला, हाँ, लेकिन काश मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि मेरे बंदर जैसे रूप के पीछे क्या राज है। काश मैं तुम्हारे भरोसे को इस तरह टूटने न देता। शहजादी मुस्कुराई और कहा, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूं, आखिर ये कहानी थी क्या? तुम बंदर क्यों बने? ये सब कुछ कैसे हुआ? शहजादा कुछ देर चुप रहा, फिर अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास गया, आसमान की तरफ देखा और कहा, तो सुनो, अब वक्त आ गया है तुम्हें सब बताने का। शहजादी के सवाल पर शहजादे ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में गुजरे वक्त की परछाइयां तैरने लगीं। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, तुम जानती ही हो कि मेरे वालिद एक बहुत बड़े सल्तनत के बादशाह हैं। मैं उनका इकलौता बेटा, उनकी सल्तनत का वारिस। लेकिन जिंदगी मेरे लिए बस एक खेल थी, एक तफरीह। मुझे न दुनिया का दर्द पता था, न अपने रुतबे की कद्र। शहजादगी ऐशो आराम में डूबी थी और वक्त सैर सपाटे और शिकार में गुजरता था। वो कुछ पल रुका, फिर आवाज और भी नरम हो गई। करीब 1 साल पहले की बात है। मैं अपने मुसाहिबों के साथ शिकार के लिए निकला था। दोपहर की धूप थी। जंगल में एक हिरण दिखाई दिया, बेहद हसीन, जैसे तस्वीर बना हो। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे तीर चलाया। उसने गर्दन झुका ली। हिरण जख्मी हुआ और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं उसके पीछे भागा, इतना कि अपने साथियों से बिछड़ गया। मैं बहुत दूर निकल आया। फिर एक चश्मे के किनारे मैंने देखा, एक बुजुर्ग बैठे हैं, बेहद रोशन चेहरे वाले। उनके पास एक 10-12 साल का लड़का पड़ा था, जिसकी टांग से खून बह रहा था, और वो बुजुर्ग आंसुओं के साथ उसका जख्म धो रहे थे। शहजादे की आवाज भारी हो गई। मैं अभी कुछ समझ पाता कि उन्होंने मुझे देखा और कहने लगे, आदमी हो या बंदर, तुम जैसे लोगों को तमीज छू तक नहीं गई। उनके कहने की देर थी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और जब मैंने दोबारा होश संभाला, मैं बंदर की सूरत में बदल चुका था। शहजादी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से शहजादे का हाथ थाम लिया। वो बुजुर्ग बोले, जा, जंगल जंगल भटक, अब कोई ठिकाना नहीं तेरा। जब तक दर्द और पछतावे की आग में नहीं जलोगे, इंसान की सूरत नहीं लौटेगी। मैंने उनके पांव पकड़ लिए, उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। तब वो जख्मी बच्चा बोला, दादा जान, जिसने मुझे जख्मी किया है वो अब शर्मिंदा है। आप तो हमें सिखाते हैं कि माफ करना बहुत अच्छा अमल है, तो फिर इसे माफ क्यों नहीं करते? शहजादा रुका, आंखें भर आईं। बुजुर्ग ने लड़के को देखा और फिर बोले, मैं अपनी बद्दुआ वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ राहत की बात कर सकता हूं। फिर वो बोले, साल भर तक तू बंदर बना रहेगा,
अगर इस दौरान कोई लड़की तुझसे हमदर्दी कर शादी के लिए तैयार हो गई तो तू अपनी असल सूरत में लौट सकेगा, मगर याद रखना, इंसान बनकर भी तू सिर्फ उसी बीवी के सामने इंसान रहेगा जिसने तुझसे हमदर्दी के साथ निकाह किया हो। शहजादा एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे वो लम्हा फिर से जी रहा हो। मैं वहां से चल पड़ा। अपने महल नहीं लौट सकता था, और जंगल जंगल तो अब मेरा घर था। मैं 6 महीने दर बदर भटकता रहा, भूखा, तन्हा, शर्मिंदा। फिर एक दिन तुम्हारे वालिद जंगल की सैर को आए। उन्होंने मुझे देखा और बिना किसी डर के मुझे अपने साथ ले आए। उन्होंने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मेरे लिए अच्छा खाना, आराम, इज्जत सब दिया। और फिर तुम आई और तुम्हारे दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हुई। फिर वो घड़ी भी आई जब तुमने अपने बाप की जान बचाने के लिए मुझसे, एक बंदर से, शादी कर ली, और वही मेरी रिहाई की घड़ी थी। शहजादी की आंखें भर आईं, उसने सर झुका लिया। बाकी कहानी तुम जानती हो। फिर तुम्हारी मां ने खाल जला दी और एक बार फिर मेरी शक्ल दुनिया के सामने आ गई। लेकिन किस कीमत पर? इतने में कमरे में दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, शहजादा सलामत, बादशाह सलामत और मल्लिका आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हैं। दरवाजा खुला। बादशाह और मल्लिका दाखिल हुए। मल्लिका की आंखों में पछतावे की नमी थी। वो दौड़कर आईं और शहजादे के पास आ गईं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने जो सोचा उसमें नीयत बुरी नहीं थी। मैंने तो चाहा था कि तुम हमेशा इंसान बने रहो, लेकिन जाने अनजाने तुम्हें तकलीफ दी। शहजादा ने उनसे कहा, आपने जो किया उसमें मोहब्बत थी। मेरी शिकायत सिर्फ मुझसे से है, इंसानों से नहीं। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, शहजादा, हमारे कोई औलाद नहीं, अब तुम ही हमारे बेटे हो। हमारी रियासत की बागडोर अब तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए। शहजादा मुस्कुराया, बादशाह सलामत, अभी मुझे अपनी दुल्हन के साथ अपने वतन जाना है। मेरे माँ बाप मेरी राह देख रहे होंगे, लेकिन आप यकीन रखिए, मैं अक्सर आता रहूंगा और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बादशाह ने खुश होकर शहजादी की रुखसती की तैयारियां शुरू करवा दीं। शहर में फिर से रौनक लौट आई। जश्न मनाया गया, शहनाइयां बजीं। दोनों खिलखिलाते हुए अपने मुल्क को रवाना हो गए, जहां एक नई जिंदगी, नई मोहब्बत और अमन उनका इंतजार कर रहा था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।